हाय एवरीवन, सो आर टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशंस। और हम सबको पता है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं लूँ सॉल्यूशंस का, तो वो ये होता है कि अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, एक सोल्यूशन बन जाता है। और सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड का नहीं, बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि गैस एंड लिक्विड भी होता है। आप देखते हो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर, दैट्स वाई दे आर एबल टू सर्वाइव। अब जब डेफिनेशन पे आते हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चा? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं कि अगर मैंने एक बार डिसॉल्व कर दिया सॉल्ट को, जैसे वाटर में, आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट एग्जांपल बिकॉज उससे हम सब रिलेट कर पाएंगे। अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते तो होता क्या है, तो वो पूरी तरह से पानी क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। अगर हम ऊपर से उसको टेस्ट करेंगे तो भी वो कैसे टेस्ट करेगा, वो सॉल्टी टेस्ट करेगा। मतलब उसकी कोई लेयर्स नहीं बनी होती, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। दैट्स वाई इट इज नोन एज homogeneous mixture and it is written beyond the dimensions of atom and molecules। अभी हम यहाँ पे क्यों कहा गया है beyond the dimensions of atoms and molecules? because हम यहाँ पे atoms और molecules को consider नहीं करते। अब ये components क्या हो सकते हैं? दो होते हैं या फिर दो से ज़्यादा होते हैं। तो मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट होती है बच्चा? 2 components की रिक्वायरमेंट होती है to make a solution and 2 components are, what are those 2 components? Those are solute and solvent। बच्चे, जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, जनरली उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्वेंट कह देते हैं। और अगर केमिस्ट्री की प्रॉपर टर्म्स में अगर मैं बोलूँ ना, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स जिसके पास होते हैं, मोल्स क्या होते हैं आपने 11th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी एट ऑल, मैं आज के सेशन में बहुत ही ब्रीफ में और उतना बता दूंगी जितना आपके लिए इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे ना, उनको क्या कह देते हैं बच्चा? उसको कह देते हैं सॉल्वेंट कह देते हैं उस कंपोनेंट को। और किसी भी सोल्यूशन में ना सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम जैसे डिस्कस करते हैं, किसी सोल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट एक है सॉल्वेंट एक है, तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 2 हो गया। तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं बाइनरी सोल्यूशन। इसको क्या कह देते हैं? बाइनरी सोल्यूशन। अगर 2 सॉल्यूट है, 2 सॉल्यूट जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर ही हुआ। लेकिन अगर मैं उसमें सॉल्ट एंड शुगर दोनों मिला दूँ तो 2 सॉल्यूट हो गए ना। हाँ जी, बिल्कुल 2 सॉल्यूट हो गए। तो फिर 2 सॉल्यूट में और 1 सॉल्वेंट हो गया, तो टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस तरह के सोल्यूशंस को क्या कह देते हैं बच्चे? इसको कह देते हैं टर्शरी सोल्यूशंस। और अगर हम 3 ले लें और एक सॉल्वेंट ले लें, मतलब 3 सॉल्यूट ले लें और 1 सॉल्वेंट ले लें, उसको कह देते हैं क्वाटरनरी सोल्यूशन। बट इन योर सिलेबस बाइनरी सोल्यूशन इज ओनली गिवन। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी न्यूमेरिकल में इट इज़ नॉट मेंशन कि किस टाइप का सोल्यूशन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इट इज़ बाइनरी सोल्यूशन। बाय डिफॉल्ट यू विल टेक इट एज अ बाइनरी सोल्यूशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, और अक्सर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी कि एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं। कोई भी मैं केमिकल इक्वेशन देखती थी, उसके बाद में लिखे AQ लिखा दिखती थी, तो मुझे ये पता था कि ये एक्वस है, पर मुझे एक्वस का मतलब नहीं पता था। तो आज मैं वंस एंड ऑल फॉर सबके लिए क्या कर देती हूँ, एक्वस का मतलब क्लियर कर देती हूँ। एक्वस कुछ नहीं होता बच्चे, वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट होता है ना वो वाटर होता है। ऑलवेज जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर ही होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे इसका एग्जांपल है एक्वस NaOH, एक्वस HCl। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब जैसे एक्वस NaOH है, अब एक्वस NaOH से हम क्या समझ गए कि जो सॉल्यूट है, हमारा सॉल्यूट है वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा NaOH। और जो सॉल्वेंट हो गया बच्चे वो क्या हो गया? हमारा वाटर। क्योंकि एक्वस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्वस यही तो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर। अब ये सवाल उठता है कि सोल्यूशन में सॉल्यूट का क्या काम होता है और सॉल्वेंट का क्या काम होता है। तो बेसिकली सॉल्यूट जो होता है वो होता है रिएक्टिव पार्ट। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टिव पार्ट जो होता है, जैसे मैं एक्वस NaCl का अगर मैं ट्रीटमेंट कराऊं किसी और केमिकल के साथ, तो जो सॉल्यूट पार्ट होता है वो होता है रिएक्टिव पार्ट। और सॉल्वेंट पार्ट क्या करता है? बेसिकली सॉल्वेंट पार्ट सिंपली क्या करता है? एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक बैटल ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा सॉल्यूट जो है एक्शन ले सके।
सके। तो मैंने क्लियरली मेंशन भी किया है यहाँ पे कि इन अ सोल्यूशन द रिएक्टिव पार्ट इज सॉल्यूट, मतलब जो सैनिक होंगे वो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा बैटल ग्राउंड होगा, वो मीडियम प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन के लिए। अब जैसे कि मैंने हम सबसे प्रॉमिस किया था कि जिस बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना ज़रूरी होगा इस चैप्टर में उतना मैं कराऊंगी आप लोगों को। जैसे कि आप सबको पता है कि एक डजन में कितने केले होते हैं या कोई भी कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 12 होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 24 एप्पल्स हैं, 24 एप्पल्स हैं, तो आप में से मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास कितने डजन एप्पल है? बिल्कुल बता सकते हैं कि 2 डजन एप्पल है। हाँ जी, 2 डजन। कैसे बताया बच्चे? ये बहुत ही सिंपल है कि हमने क्या किया, 24 को 12 से डिवाइड कर दिया, 24 को 12 से डिवाइड कर दिया, 24 को 12 से डिवाइड कर दिया। मतलब आपको तो आता है मोल कॉन्सेप्ट। अरे दीदी ऐसे कैसे? आता है जी, बिल्कुल आता है। जैसे आपने जो गिवन वैल्यू थी, गिवन नंबर था, उसको आपने ऊपर लिया और जो रेफरेंस नंबर था, डजन के केस में तो 12 रेफरेंस नंबर है ना बच्चे, तो उस क्या हो गया, यहां पे हमने ले लिया रेफरेंस नंबर। तो ऐसे ही हम अपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय रेफरेंस नंबर। दीदी कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ, डोंट वरी। जैसे कि मान लो विराट कोहली ने बनाए 300 रन्स, तो हमें पता है एक सेंचुरी में 100 रन्स होते हैं, तो उसने टोटल कितनी सेंचुरी बनाई? ऑब्वियसली दीदी 3 बनाई। तो कैसे बताया आपने? दीदी कुछ नहीं किया, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय रेफरेंस नंबर। सेंचुरी के केस में तो 100 रेफरेंस होता है ना, तो 300 डिवाइडेड बाय 100, तो 3 वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज हो सकती हैं। अब ये कोई भी स्पीशीज हो सकती है, ये आयंस हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि डजन को फर्क नहीं पड़ रहा था, आप एप्पल्स लो, बनाना लो, कुछ भी लो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी ढंग से जो मोल एक यूनिट होती है और वो कैलकुलेशन करने, काउंट करने के लिए काम आती है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है और हमारे मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं केमिस्ट्री में। अब हम उनको काउंट कर नहीं सकते कि 1 2 3 4, वो तो उनकी तो 10 की पावर बहुत में होते हैं। तो इसीलिए 1 मोल जो होते हैं बच्चे, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या कह देते हैं बच्चे? इसको, इस वैल्यू को हम कह देते हैं Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर। समटाइम्स यू विल फाइंड दैट 6.023 भी लिख देते हैं एवोगैड्रो नंबर को। सो डोंट वरी विद इट, इतना चलता है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया कि इतने एप्पल्स है, तो हमें मोल्स ऑफ एप्पल्स निकालने हैं। तो जैसे हमने किया था गिवन नंबर डिवाइडेड बाय रेफरेंस नंबर, उससे हम नंबर ऑफ डजन्स निकाले थे, हमने नंबर ऑफ सेंचुरीज निकाली थी। सिमिलरली अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जनरली भी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन नंबर, तो गिवन नंबर क्या हुआ बच्चे? 12.046 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय रेफरेंस नंबर क्या है बच्चे? 6.023 इंटू 10⁻23। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद देख लीजिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ गए? 2 आ गए, 2 मोल्स। तो वैसे तो बच्चे ये नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये आप ही ने ही कैलकुलेट किया है, बट स्टिल लेट मी टेक द फील ऑफ अ टीचर। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ बच्चा? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय रेफरेंस नंबर in case of mole concept is एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे कहता है कि इतने न्यूट्रॉन्स हैं, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। मैंने कहा था कोई भी एंटिटी हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकाल देंगे? गिवन नंबर जो कि ये दे रखा है हमारा 3.011 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय रेफरेंस नंबर। तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हैं, ये कितना आ गया? 0.5 इंटू 10⁻³ ये मोल्स आ गए हमारे। इज इट क्लियर? अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक मोल
कोई भी एंटिटी हो, वो एक हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, न्यूट्रॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 1 मोल हाइड्रोजन बोला इसने, तो 1 मोल हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 मोल हाइड्रोजन। इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ जी दीदी, यही हुआ। अब मोलर मास हाइड्रोजन का हम सबने पढ़ा है कि जो मोलर मास होता है वो हाइड्रोजन का, वो कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। ये होता है मोलर मास। जी बिल्कुल, 1 ग्राम पर मोल होता है इसका मोलर मास, यानी कि 1 मोल में 1 ग्राम मास होता है, कि 1 ग्राम में कितना होता है, एक मोल में 1 ग्राम मास होता है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चे, अभी तो मैंने बात की कि 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम में 1 मोल होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन में 1 ग्राम होते हैं, तो 2 ग्राम में कितने होंगे, 2 मोल्स होंगे। इजंट इट? यस इट इज। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाले कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही तो किया है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वही अगर हम मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास निकालते हैं, तो मोल्स को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, जो कि हम ग्राम में लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर? यस, वेरी नाइस। मूविंग अहेड, अभी बच्चे हमने पढ़ा कि हमने सबसे पहले देखा मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो कि हमने इजीली निकाल लिया, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय रेफरेंस नंबर, और मोल कॉन्सेप्ट के केस में होता है ये एवोगैड्रो नंबर। जब हम अभी हमने पढ़ा मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, उसमें भी हमने पता किया कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हर किसी का रेफरेंस वहाँ पे अलग होगा, हर किसी स्पीशीज का अलग होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो अब हम पता करेंगे मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज वन कैच। द कैच इज कि जब हम मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के केस में निकाल सकते हैं, हम उनको सॉलिड और लिक्विड के केस में नहीं निकाल सकते हैं। और गैस भी कैसी, वो प्रेजेंट होनी चाहिए एसटीपी पे। अब 1 मोल में, जैसे मैंने बताया, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटी प्रेजेंट होती है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अगर 1 मोल एटम ले रहे हैं तो 6.022 इंटू 10 एटम प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल ले लें तो इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। उसी तरीके से जो ये होता है कि कोई भी गैस है, कोई भी, मतलब एनी गैस, लाइक ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, आइडियल गैस ले लो, कोई भी गैस, अगर वो 1 मोल है और एसटीपी पे प्रेजेंट है, एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर। यानी कि यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर हम बात कर रहे थे, एवोगैड्रो मतलब इन केस ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर में जब रेफरेंस नंबर था वो था एवोगैड्रो नंबर, और मास के केस में था मोलर मास। हर किसी का अलग रेफरेंस था वहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, रेफरेंस हमारा 22.4 लीटर्स। तो मोल्स निकालने का बहुत सिंपल वही तरीका है, मोल्स निकालने का सिंपल वही तरीका है कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेफरेंस वॉल्यूम। रेफरेंस वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, 22.4 लीटर। इज इट क्लियर? लेट मी मेक इट फॉर यू। Given given volume, and the volume should be at STP, 22.4 liter. Liter will be cancelled and it will be turned into moles. अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करने से पहले बच्चे आप मुझे ये बताओ, जैसे कि एक बॉय है, उसकी हाइट है 6 फीट। हाँ जी, ये 6 फीट में ले लेती हूँ। तो 6 फीट को क्या मैं यह कह सकती हूँ, 6 फीट मीन्स 72 इंचेस। यस, मैं ये कह सकती हूँ। और 6 फीट को मैं ये कह सकती हूँ 1.8 मीटर। यस, मैं ये भी कह सकती हूँ। 6 फीट को मैं ये कह सकती हूँ 180 सेंटीमीटर। एक्चुअली मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन
मेरा कहने का मतलब था फीट को आप इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हो और इंचेस को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर को आप सेंटीमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से जो कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना सॉल्यूट डिजॉल्व, अगर एक ग्लास पानी है तो आप कितनी चीनी उसमें डिजॉल्व कर सकते हो। बेसिकली सॉल्यूट यहाँ पे हमारा शुगर है और 1 ग्लास वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट हो गया। अब जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लिया तो कितने ग्राम शुगर कितने ml वाटर में डिजोल्व करती है, ये एक तरीका हो गया कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। अब मैं ग्राम ऑफ शुगर को, मतलब ग्राम ऑफ शुगर तो वही लूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे था 500 ml H2O, तो 500 ml की जगह मैं उसको कह दूँ कि आधा लीटर पानी है। हाँ, कह सकती हूँ कि मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने की कंसंट्रेशन, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो जो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। सबसे पहले बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी को बेटा जो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया 3 तरीके बता दिए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में, अगर हमारा सोल्यूशन 1 लीटर है, सॉल्यूशन बात कर रही हूँ मैं, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। सॉल्यूशन क्या किस किस चीज का बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बना होता है, जी बिल्कुल। अब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होती है मोलैरिटी। आगे बात समझ में, अगर मैं इसको वर्ड्स में मेंशन करती हूँ तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स present in 1 liter solution. If I am talking number of moles, that is mole per liter, because 1 लीटर सोल्यूशन की बात की गई ना, मोल पर लीटर इसकी क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट हो जाएगी। क्लियर? अब जैसे यहां दे रखा है 3 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन। बच्चे आपको न्यूमेरिकल पे जंप करने से पहले इसको रीड करना आना चाहिए स्टेटमेंट को, और ये मैंने आपको रीड करना सिखाया है। एक एग्जांपल दे देती हूँ फिर से ताकि आपको रिकॉल हो जाए। जैसे इन्होंने कहा एक्वस NaOH, एक्वस NaOH से क्या समझोगे आप? इसका मतलब बता दिया था मैंने कि सॉल्यूट क्या हो गया हमारा? NaOH, और सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? क्योंकि एक्वस है, एक्वस का मतलब जो सॉल्वेंट होता है बेटा वो क्या होता है? वाटर होता है। 3 मोलर मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो हो गए 3 मोल्स। और जो सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वो कितनी हो गई हमारी? 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में 3 moles NaOH present in 1 liter solution, in 1 liter solution. क्लियर? अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखने पे आऊं तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इन लीटर। क्लियर है बेटा? एक चीज और बताती हूँ आपको, मोलैरिटी को जैसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ जी लिख दिया वो तो। अब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट ना देके गिवन मास दे दिया जाए आपको और मोलर मास दे दिया जाए तो भी आप निकाल सकते हो। मैंने बताया ना आपको कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये W रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को और MM रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में ना देके ml में दे दी जाए तो क्या होता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी लीटर के अंदर। अगर ये सोल्यूशन को ml में दे रखा है
तो इसको 1000 से कन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये वॉल्यूम में लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये आता है W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय mm इंटू वॉल्यूम इन ml। वैसे मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले से इटसेल्फ। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं टू सॉलिडिफाई योर कॉन्सेप्ट। अब जैसे इन्होंने कहा है 4 ग्राम ऑफ NaOH, ओके, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ H2O, नेग्लेक्टिंग द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए नेग्लेक्टिंग द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमें ये लेके चलना है कि V सॉल्वेंट जो है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के ही इक्वल लेके चलनी है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने कहा 4 ग्राम NaOH डिजोल्व किया गया 250 ml H2O में, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है बेटा वो सॉल्यूट क्या हो गया, हमारा NaOH हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया H2O। और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम है। तो मैं यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला यही तो था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो गिवन ही नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो NaOH का अगर मैं मोलर मास फाइंड आउट करने पे आऊँ, मोलर मास फाइंड आउट करने पे आऊँ, तो Na का कितना होता है बच्चे, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया ये 40 ग्राम पर मोल। कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल। तो इसका गिवन मास बाय मोलर मास फाइंड आउट करना था। गिवन मास कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 40 है। अब इसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो तो हमारी किस में दे रखी है, ml में दे रखी है। अगर ये ml में दे रखी है तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 4/40, 1000 ऊपर चला गया 250, और देखते हैं कैसे करती हूँ मैं इसे। तो इसका आ गया 4 मोलर। मोलर को हम क्या कह सकते हैं, 4 मोल पर लीटर। आपको यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है। एक सेकेंड, ये 4 मोलर नहीं, 0.4 मोलर है, 0.4 मोल पर लीटर। चलो आगे चलते हैं। अब मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो एक बीकर है, उसमें हमने लिया एक्वस NaOH, और उसमें मोलैरिटी उसकी कितनी है, 3 मोलर है, और वॉल्यूम कितनी है, 250 ml है। नेक्स्ट बीकर लिया, उसमें जो मोलैरिटी है वो 2 मोलर है, और वॉल्यूम कितना है बेटा, 500 ml है। अब इन दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो इसकी जो फाइनल मोलैरिटी कितनी आएगी, बहुत ही सिंपल है, 2 + 3 5 मोलर आएगी ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, ये आपका जो आंसर है बहुत ही गलत है। तो ये क्यों गलत है बताती हूँ अभी। ध्यान दीजिएगा कि जो ये होता है मोलैरिटी बाय वॉल्यूम, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने पे आए सॉल्यूट के तो वो क्या हो जाएगा, M1V1 हो जाएगा। जस्ट गो एंड चेक द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, यही होगा M1V1। और इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा M2V2। तो जो फाइनल जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे ना इसके अंदर, वो कितने आ जाएंगे, M1V1 + M2V2, इजंट इट। हाँ दीदी इतने ही आएंगे। और जो वॉल्यूम होती है सोल्यूशन की, टोटल वॉल्यूम वो कितनी आएगी, V1 + V2। तो जो फाइनल मोलैरिटी आएगी बच्चे, वो आएगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। ये आ गया हमारा फाइनल मोलैरिटी। लेकिन हमने डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि मोलैरिटी ऑफ 2 सॉल्यूशंस
मोलैरिटी ऑफ टू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हालांकि जो मोल्स होते हैं और जो वॉल्यूम होती है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मोलैरिटी एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी नहीं होती, और जो ये मोल्स और वॉल्यूम होते हैं ये एक एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वो है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, जैसे कि आप ये लगा लो, सिंपल ये लगा लो कि मैंने एक बड़े से मग में थोड़ा पानी डाल दिया, उसके अंदर शुगर डाल दी। अब शुगर डाल दी मैंने, अब वो जो पानी बन गया, जो सोल्यूशन बन गया, पानी नहीं कहूँगी सोल्यूशन कहूँगी, वो सोल्यूशन बन गया, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, मीठा बन गया। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए, उस मिठास को डाइल्यूट करने के लिए क्या किया मैंने, थोड़ा और पानी मिक्स कर दिया उसमें। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने शुगर तो उतना ही रखा और पानी को और ज़्यादा मिक्स कर दिया। इसको कहते हैं डाइल्यूशन। कि क्या किया मैंने, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट को ऐड कर दिया और भी सॉल्यूशन को ऐड कर दिया, कीपिंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जबकि जो सॉल्यूट था, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें था सॉल्यूट हमारा शुगर था, शुगर उतनी ही रही हमारी, और जो हमारा सॉल्वेंट था यानी कि जो वाटर था मैंने उसको बढ़ा दिया। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। और तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में क्या हुआ, जो शुगर की कंसंट्रेशन थी, जो पूरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन थी, वो तो कम हो गई। कैसे हुई, देखो मोलैरिटी होती है कंसंट्रेशन टर्म, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब जो है इस चीज को तो मैं कांस्टेंट रख रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, तो इस चीज को मैं कांस्टेंट रख रही हूँ। तो अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी, ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी तो जो मोलैरिटी है बच्चे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे एक सोल्यूशन है मानो हमारा, उसकी मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है उसकी v1। तो मोलैरिटी का तो फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालने होंगे तो उसका फॉर्मूला यही होगा ना, v1, ये यानी कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होगा इसका फॉर्मूला। अगर मैं इस सोल्यूशन के अंदर और भी सॉल्वेंट ऐड कर देती हूँ, यानी कि इस जो हम इसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो अब जो हमारा सोल्यूशन बन के आएगा, सपोज वो जो सोल्यूशन बन के आएगा हमारा, उसमें क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन है उसमें मोलैरिटी हम लगा लेंगे कि m2 है, और वॉल्यूम क्या लगा लेंगे, v2 है, क्योंकि मोलैरिटी भी चेंज होगी क्योंकि हमने वॉल्यूम को चेंज किया है, और जो हमारी वॉल्यूम है उसको तो चेंज किया ही है, तो दोनों चीज़ें चेंज होंगी। तो ये m1 था, ये m2 हो गया, और वॉल्यूम v1 थी, v2 हो गई। अब हुआ क्या, क्या चीज सेम रही, सेम क्या रहा, सेम रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहे, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन दिस केस इट इज n1, number of moles of solute in this case it is n1, and number of moles in this case is n2। number of moles का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, mv मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बताया है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, m1v1, और n2 कितना हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा m2v2। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुई है सिर्फ सॉल्वेंट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही हैं, डाइल्यूशन का तो यही मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही रहे। तो ये कितना हो जाएगा, n1 जो होगा बराबर होगा n2 के, दैट मीन्स m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। और इसे ही, इस बेसिक चीज को ही, जो कि इतने करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दी ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इस बेसिक चीज को क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ डाइल्यूशन कह देते हैं। क्यों क्या कह देते हैं बेटा, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब सेकंड टर्म कंसंट्रेशन टर्म आती है मोलैरिटी। बेटा ध्यान से देखो, ये मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी है, और ये एक अलग सेपरेट क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, वेयर एज मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा,
1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब हमने मोलारिटी की बात की थी, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो लिए थे, लेकिन हम क्या ले रहे थे, 1 लीटर सोल्यूशन ले रहे थे, 1 लीटर सोल्यूशन ले रहे थे, और ये क्या है, 1 kg सॉल्वेंट ले रहे हैं। अब एक बार हमें रीड करनी भी आनी चाहिए ये टर्म, जैसे कि 3 मोलल, इसको हम मोलल बोलते हैं, मोलल एक्वस सोल्यूशन। 3 मोलल मीन्स कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितने हो गए, 3 इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ, एक्वस NaOH का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट है हमारा, जो सॉल्वेंट है वो क्या है हमारा, H2O। सॉल्वेंट क्या है हमारा, H2O, और हमारा सॉल्यूट क्या है हमारा, NaOH। सॉल्यूट है हमारा NaOH। इतनी बात आपको क्लियर आई। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट की बात की गई है। कई बार सोल्यूशन पेपर में क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दे देते हैं, तो आपको क्या लेना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही लेना है। जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीज़ों का बना होता है, जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो 2 चीज़ों का बना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको इस न्यूमेरिकल्स में इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि क्या चीज़ आपको दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं हम। वैसे तो मैंने करा दिया, मेरा कैमरा ऑन नहीं था और उसके लिए आई एम सो सॉरी। जो मोलैलिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है मोल पर केजी होती है, उसमें क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इन केस अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना दिए हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, जैसे कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर ये सॉल्वेंट का मास हमें केजी में ना दे के ग्राम में दे दिया जाए तो आपको 1000 से डिवाइड कर दोगे। आप इसे, मैं इस बात को कहती हूँ कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को रेकमेंड नहीं करती कि ये फॉर्मूला याद करो, कि आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद करो, इससे आप हर क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसको हमने डिवाइड किया 1000 से, बिकॉज 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया, 1000 से डिवाइड किया। एक बार जल्दी से हम ये वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि 4 ग्राम NaOH है, इसको ऐड कर दिया गया है 100 ml ऑफ वाटर में। तो इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर मोल। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मोल मीन्स, पर ml मीन्स कि 1 ग्राम जो 1 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 ml। तो अगर हमें 100 ml वाटर दे रखा है तो 100 ml मीन्स दैट इट मीन्स इट हैज़ 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा सॉल्वेंट था, यहाँ से हमें पता चल रहा है ना, NaOH हमारा सॉल्यूट है और वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मास तो हमें पता चल गया 100 ग्राम है, और 4 ग्राम जो है NaOH सॉल्यूट का मास है। तो हम यहाँ से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 4, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे सॉल्वेंट का, इट वुड टर्न इनटू 40। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैंने पहले वाले न्यूमेरिकल में भी करा है। Na का जो मोलर मास होता है बच्चे, वो होता है 23, इसका 16, और हाइड्रोजन का 1, दैट इज इट इज़ 40 हो गया ये हमारा गिवन मास बाय मोलर मास। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करना है, नीचे ही करेंगे। तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये 100 ग्राम में देखा है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। 1000, ये 0 से 0 कट गई, तो अब हमारा क्या आ गया, 1 मोलल आ गया। सो सिंपल। 1 मोलल को आप ये भी लिख सकते हो कि 1 मोल पर केजी, ये दोनों सेम ही बात है। अब एक बात आती है टेम्परेचर डिपेंडेंस की। जो भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम मेंशन की गई हो, वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वो क्या होती है बच्चे, टेम्परेचर, जैसे मोलैरिटी में जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते थे, तो ये क्या हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। क्या हो गई बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। और जो ये है इसमें कोई वॉल्यूम का है, तो ये क्या हो गई, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। दैट्स इट। अब एक और कंसंट्रेशन टर्म होती है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूट, और वो भी किस में लेना है, हमें ग्राम में लेना है। क्योंकि ये छोटी छोटी जो कंसंट्रेशंस होती है ना, जैसे कि बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन, जैसे कि हम आपने देखा होगा कफ सिरप्स पे या फिर आई ड्रॉप्स पे, तब आप आपने इन कंसंट्रेशंस को पढ़ा होगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन और प्रेजेंट पर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन।
अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ये रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर होगी, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब क्योंकि परसेंटेज की बात की गई है ना, ml में लेनी है वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, दैट्स इट। जैसे कि अब 30% m/v दे रखा है इन्होंने एक्वस NaOH, तो आपको रीड करना आना चाहिए कि जो सॉल्वेंट है हमारा, अगेन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा वाटर हो जाएगा। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा, वाटर हो जाएगा, और NaOH क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट हो जाएगा। और 30% यानी कि 30 ग्राम मास बाय वॉल्यूम है ना, 30 ग्राम क्या है, NaOH प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर है बच्चे इतना। जैसे मास बाय मास परसेंटेज और मास परसेंट हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, अभी मास किस में लेना है, क्योंकि मैंने कहा था माइन्यूट क्वांटिटीज में है, ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो हमेशा ऐसी टर्म्स से, जैसे मास बाय वॉल्यूम हो गया, मास बाय मास परसेंटेज हो गया, वो उसमें हमेशा सोल्यूशन लेना और ऊपर क्या लेना है, हमेशा सॉल्यूट लेना है। अगर मास बाय मास है तो ग्राम बाय ग्राम, अगर मास बाय वॉल्यूम है तो ग्राम बाय ml। आगे इतनी बात समझ में। अब जैसे अगर मुझे इसको रीड करना है 30% मास बाय मास H2SO4 सोल्यूशन, तो इसमें क्या मतलब हो गया इसका मतलब ये हो गया कि 30 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में। 100 ग्राम सोल्यूशन में अगर मेरे को इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। 100 ग्राम सोल्यूशन है और 30 ग्राम सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 ग्राम। अगर मैं फॉर्मूला लिखने पे आऊँ तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, mass of solution in gram, and we are multiplying it by with 100 because परसेंटेज की बात हुई है ना बच्चे, इसलिए परसेंट सेंट मीन्स 100। अब जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मास परसेंट पूछा है, 20 ग्राम HCl है, डिजोल्व कर लिया गया 30 ग्राम H2O में, तो एक्वस सोल्यूशन मैं इसकी मास परसेंटेज बतानी है, तो एक्वस सोल्यूशन तो हो ही गया क्योंकि डिजोल्व वाटर में किया गया है ऑब्वियसली। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इन 200। तो ये मास परसेंटेज क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा बच्चे, 20 ग्राम। माइंड इट, यहाँ 30 नहीं लिख रहा है क्योंकि 30 जो है ये सॉल्वेंट है और सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 30 + 20 कितना हो गया, 50 हो गया हमारा इन 200। तो ये कितना आ गया हमारा, 5 × 2 = 10, सो ये आ गया हमारा 40% मास बाय मास। इज इट क्लियर। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है जिसको हम वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर ml सोल्यूशन में। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो यहाँ ml/ml लेना पड़ेगा, और नीचे वाला क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और ऊपर वाला सॉल्यूट होता है। लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू कि वॉल्यूम ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट present in or in, simply present per 100 ml solution, 100 ml of solution. Clear children? There is yet another concentration term, that is mole fraction. mole fraction क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल, जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, किसी के भी हो, सॉल्वेंट के हो, सॉल्यूट के हो, किसी। अगर मैं बाइनरी सोल्यूशन लेती हूँ जिसमें 2 ही कंपोनेंट है ए और बी, अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालती हूँ तो इसका ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
अगर मैं इसको प्रॉपर टर्म्स में बोलूँ तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जैसे कि अगर मुझे इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसका बताती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताती हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ए का भी और बी के भी। ऐसे ही अगर मैं बी का कैलकुलेट करती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। इज इट विजिबल? आई होप इट इज विजिबल। तो ये, तो अगर मैं जितने भी मोल फ्रैक्शंस आए, जितने भी सभी कंपोनेंट्स के अगर मैं मोल फ्रैक्शन ले लेती हूँ, अगर मैं सभी जैसे यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, अगर 3 कंपोनेंट भी हुए तो तीनों की अगर मैं मोल फ्रैक्शन ले लेती हूँ, 4 हुए, चारों की मोल फ्रैक्शन ले लेती हूँ, तो जो अगर सभी कंपोनेंट्स के अगर मैं मोल फ्रैक्शन लूँगी तो उसका सम कितना निकल के आएगा बच्चे? 1 निकल के आएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे को बी की अब मुझे ये पता है बाइनरी सोल्यूशन है और मुझे बी की मोल फ्रैक्शन पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ए की मोल फ्रैक्शन निकाल सकती हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही बात कहता है कि जो ये है मोल फ्रैक्शन, ये इंडिविजुअली कैलकुलेट होती है हर एक कंपोनेंट की, और जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स होता है वो निकल के 1 आता है। जैसे यहाँ बाइनरी सोल्यूशन था वो 1 आया, टर्शियरी होता तो भी 1 आता, और क्वाटरनरी होता तो क्या आता? तो भी 1 आता। सभी कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन जो होती है सम किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि कितने ग्राम हमारा सोल्यूशन प्रेजेंट है 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने पे आऊँ तो इसका मतलब होता है पीपीएम कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो इन ग्राम। लेकिन यहाँ पे जैसे परसेंट में बात हुई थी 100 से, यहाँ पे 10 की पावर 6 से। जैसे 10 ppm ऑफ NaOH सोल्यूशन है तो ये आपको रीड करना आना चाहिए कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। NaOH प्रेजेंट है किसमें? 10 टू द पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में। क्लियर है बेटा? वैसे ही जैसे पार्ट्स पर मिलियन था वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन है। जैसे यहाँ पे जब मिलियन था तब था मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पार्ट्स पर बिलियन में होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो पार्ट्स पर बिलियन होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divided by mass of solution, it is also in gram but here 10 to the power 9। अगर मैं 10 ppb, इसका मतलब ये होता है 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 10 टू द पावर 9 ग्राम किसमें? सोल्यूशन में। सो दैट्स ऑल। मैंने बहुत ही ब्रीफ में कवर करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आपका इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द